हेलो स्टूडेंट, आज नया अध्याय क्या है। न कक्षा का 14 पाठ काव्य खंड का शीर्षक चंद्र गहना से लौटती बेर, जो केदारनाथ जी ने, इसका कवि कौन है? केदारनाथ जी ने। तो चंद्र गहना से लौटती बार काव्य खंड का किस कविता से आई हुई है, किस पुस्तक से? तो ये कविता को हम लोग पठन करेंगे। क्या है जो कवि केदारनाथ जो एक बार उनके चंद्र गहना से लौटती बेर, मैंने केदारनाथ जी चंद्र गांव गए थे, उसके जो गांव गए थे, गांव के खेत के पास गुजर कर गए, तो खेत के पास जो उनका प्राकृतिक दृश्य देखे, वो इस कविता में उन्होंने प्रकाशित करके अपनी कल्पना से कैसे लिखित करके प्रकाशित किए हैं। तो प्रकृति का सौंदर्य कैसा है खेत की, उसी के बारे में कवि केदारनाथ जी ने चंद्र गहना से लौटती बेर, चंद्र गहना एक ग्राम था, उसी ग्राम में गए थे, खेत के पास जाकर जो बैठ खेत में सभी हरियाली के जो खेत में है, उसी के बारे में कविता में लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं कवि केदारनाथ के बारे में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, उसके बाद हम कविता चंद्र गहना से लौटती बेर पठन करें। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश जिले कमचम के गांव 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद में हुआ। केदारनाथ अग्रवाल जो वकील रहे थे, तत्कालीन साहित्य आंदोलन कर रहे थे। 2000 उनका देहांत हुआ। 1911 में जन्म हुआ, 2000 में निधन हुआ। नींद के बादल, कविता बोलते आका, ये नहीं सब कविता उन्होंने काव्य कृतियाँ प्रकाशित की थी हैं। तो केदारनाथ के अग्रवाल प्रतिवादी धारा प्रभु कवि गाने का है। उन्होंने उनका प्रकृति यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ था। शब्द में सौंदर्य ध्वनियों का स्पष्टपन था। तो दैनंदिन अपने खुलेपन का उपम काव्य लिखते थे। केदारनाथ कविता को लोक पास निकट लाते, ग्रामीण जीवन में जुड़े उन्हीं के सभी कविता में है। तो केदारनाथ ऐसी प्रभु क्या है, चंद्र गहना के लौटते बेर, मैंने ये प्रस्तुत कविता में केदारनाथ जी ने व्यक्तित किया कि चंद्र नामक स्थान से लौट रहे थे। लौटते हुए उनके किसान मन के खेत के खलियाल के उनका प्राकृतिक परिवेश जो रहता है, वो कविता में कवि ने कल्पना अभिव्यक्त वातावरण से असाधारण सौंदर्य रखती है। उस सौंदर्य का विकास तीव्र गति से अपनी संवेदना सुरक्षित बहती, यहाँ प्रकृति को संस्कृति एकता व्यक्त कर उन्होंने लिखी। तो केदारनाथ जी अग्रवाल के हम लोग अभी उनका कविता चंद्र गहना से लौटती बार के अभी पाठन करेंगे। क्या है रे? देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठ अकेला एक बोत के बराबर। यहाँ हरा ठिठना चना बांधो मुठे शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सब कर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी बीच में अलसी उठती, देह की पहली झमर की अलसी नील फूलों को सिर पर चढ़कर है। तो कवि चंद्र गहना लिखित किए हैं कौन? अग्रवाल जी ने। तो अग्रवाल जी ने लिखे, तो केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखे हैं कि चंद्र गहना लौटते बार तो लिखे केदारनाथ ने लिखे, अलसी के पौधे मानवीकरण किया है। अलसी पौधे बहुत ही पतला होता है, थोड़ी सी हवा के कारण हिल जाता है, झुक कर खड़ा हो जाता है, इसीलिए कभी उसे देह पर तो देखो यहाँ चंद्र गहना है, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेरे देखते में देखो। तो इधर कवि केदारनाथ जी बोलते हैं जो कविता में ये क्या है, मैं चंद्र गहना नामक गांव के दृश्य देखकर आई हूँ। खेत किनारा मेड़ पहले थी से बैठा है। कविता के चौड़ा कदर में चना कपड़ जो बोलते हैं, मेड़ पर खेत पर बैठा, खेत पर मेड़ पर बैठा माने क्या है, उस खेत जो खेत के ऊपर बैठा, खेत कितने डिस्टेंस होता है, जो एक हाथ को जो इतनी चौड़ा से होता है, खेत के चौड़ा में हरा ठिठना बाट मुठना सी छोटे गुलाबी का, तो जैसे है कि क्या है, चना का पेड़ थे, जैसे उसका फूल के खिलता है, कैसे गुलाबी का फूल उसके ऊपर है, जैसे बर्फपात के सर पर जिस पगड़ी बांधा होता है, वैसे ही वो खड़ा है कौन, चना का पेड़। तो और दूसरी क्या, सजा कर खड़ा है, काम की करली बीच असली घटली देह पतली, तो बोलते हैं कवि जे ये कविता में चंद्रकला कवि कहते हैं कि
जे अलसी पौधा था ते दो थोड़ी कारण में झुक कर फिर खड़ा हो जाती है, जो इधर बोलते हैं झुकती है, इधर अलसी वो अलसी जब पास मिलकर उगी बीच में उलसी, तो उनके पास में कौन सी अलसी एक पौधा वो भी उधर है, झुक कर खड़ी है, इसलिए कभी उसे देह पतली कमर जैसे एक लड़की से उदाहरण किया है। और पहले क्या कौन सा कहते, बांध मुरठा शीश के हरा पीर बराबर उसको बरपात्र में कहते हैं। अभी अलसी को की अलसी पौधे को लड़की के प्राप्त में बोलते हैं। कमर पतली और ये पौधे पास से ढक हुए थे, उसके पौधे नाई के रूप में अलसी पौधे, उनके अनुसार नाई का वो जिद्दी, इसीलिए हठपूर्वक इतने बोले इन पौधों में नीले फूल होता है। ये प्रतिदिन मानो नाई का अपने इजहार करे, जो उसमें प्रेम की स्वीकार उस पर अपना प्रेम खड़ा कर रहे हैं। कौन, कवि अग्रवाल जी ने। तो बोलते हैं ये कविता में देह की बाली कमर चतली नील फूल के दलित हुए, बोलते हैं उसकी पौधा बहुत पतली होना, थोड़ी सी हवा के कारण हिल रहा है, उसकी नीला रंग फूल है, जैसे लड़की के चैत्य तुलना करके बोलते कमर पतली जैसे नीली रंग फूल है, ऐसे प्रतीत माना नायिका जैसे उसके पर के पास खड़ी रहती है। देखो छवि में जैसे उसी को इन्होंने प्रकाश किया। तो दूसरी पेज का हम लोग पंक्ति पढ़े। तो दूसरी पंक्ति क्या बोलते हैं, प्यास मिलकर उगी, प्यास मिलकर उगी, तो और कभी इधर कहते हैं जे क्या है, पास रखे थे जो बर जुदे किलो गीत। और दूसरी पद क्या है, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे जयानी, हाथ पीले कर लिए भैया मंडप पे पधारनी, फाग गाता मास फागुन, फाग गाता मास फागुन, तो फाग गाता मास फागुन आ गई आज जैसे। तो कवि ऐसे बोलते हैं इस कविता में क्या है, और सरसों का फूल का पूछोगा इस सबसे सयानी, सरसों का फूल जो सबसे सयानी वो बहुत सुंदर दिखता। जो कवि कहते हैं दाना जी कहते हैं सरसों का जो, और सरसों का फूल पीले हो गया जैसे, अपने पीले माने पीले कलर फूल होता है, तो वो जैसे पीले कलर हाथ पीले कर दिए, शादी का योग्य हो गए। जो बोलते हैं क्या है, ब्याह मंडप पधारी का गाता फागुन आ गया, जैसे फागुन महीना में जैसे का गाना गाते हैं जैसे, वो शादी का हुई तो बोले आस मंडप में पधार गए कौन, सरसों का फूल को। तो कभी कहते हैं जे पीले रंग होगा, साथ पीले का टाइम हो गई, अभी वहाँ शादी का मंडप पर जाएगा। और तो फाग गाता मास फागुन, जो फागुन महीना बोलते किसको, दोल के समय को, तो दोल समय सभी संगीत गाना होता है, तो सभी और गाए जैसे सभी घर जैसे संगीत हो रहा है, तो शादी का मंडप ठीक हो रहा है, उसी के बारे में उधर पंक्ति में लिखे। तो तीसरी पंक्ति में क्या है, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति अनुराग अचल हिल रहा है, इसी जन्म में दूर व्यवहारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाओ अधिक से। तो कभी इधर कहते हैं दे मैं देखता हूँ स्वयंवर माने शादी रचाई जा रहा है, प्रकृति अनुराग अचल हिल, तो और सब दूसरा प्रकृति बना और जो पेड़ पौधे हैं वो हिल रहा है। कभी कहते हैं प्रकृति में जैसे स्वयंवर हो रहा है, कोई इधर दूल्हा और दुल्हन बोल रहा है, जो अभी ऐसे मालूम पड़ता है ऐसे जैसे इधर स्वयंवर हो रहा है। तो कभी कहते हैं कि दुल्हन आ रहे हैं, अभी फागुन माह से सभी तरफ गाना हो रहा है, तो जैसे खुशियों की लहरी हुई है। और दूसरी पंक्ति में क्या है, और पैसों की तले एक पोखर उठ रही, इसमें तहरिया नील तल जो होगी पास बुरी, ले रही हो भी लहरियाँ, एक चांदी बड़ा सा गोल शंका, आँख है चमकता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जने कब बुझेगी। तो कभी इधर कहते हैं तो प्यास जाने कब बुझेगी। तो कभी ये पंक्ति में कहते हैं कि और पेड़ तले एक पोखर उठ रही है में लहरिया, नील तले आगे पास जुड़ी लह रही है तहरिया। जो बोलते हैं कब से पानी के नीचे पत्थर है, वो प्यासे जैसे पानी को पी रहा है, और वो जो नीचे तला पानी है उसमें थोड़े थोड़े घास है, वो कब जाने उसका बोलते हैं एक यादी बड़ा जो उसकी कब प्यास बुझेगी। आँख को चमकता कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने को जो बोलते हैं जो तालाब के पास पानी है जो रहता है छोटा, उनके अंदर छोटे छोटे घास रहते हैं और पत्थर ऐसे ही पानी को लहर को ले रहा है, तो कब से हो रहा है,
तो ना जाने कब इसके पेरेंट्स पूछे कि किसकी, ये पत्थर की, तो इधर कल्पना करें उन्होंने पत्थर को पानी के सहित लिख कर बोला। तो दूसरी पंक्ति में क्या है, चुप खड़ा बगुला डूबे डग जले, देखते ही मीन चंचल ध्यान निधि त्यागता, चढ़ दबा कर सूरज में नीचे गले को डालता, एक अले मात वाली चतुर चिड़िया सेते पंखे के झपटे मार फौरन दृढ़ पड़ती है भरे जल के उदय पर, ये उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो कभी इधर बोलते हैं कि जे क्या है, चुप खड़ा बगुला डुबके टाक जले। तो कभी पंक्ति में बोलते हैं चुप खड़ा बगुला, एक बगुला पक्षी है जो चुप से आ जाती है, पानी में डुबकी लगा जाती है, अपनी क्या है घट दबाकर ध्यान निद्रा तक घट दबाकर चोंच पे नीचे गले डालती है, एक काले मात वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंख झपटे मार फौरन टूट पड़ती है भरा जले उदय पर, एक उथलती बदलती मछली को पीली दबाकर दूर उड़ जाती, पीली बोले उसका चोंच। तो बोलते हैं चुप खड़ा बगड़ा, बगड़ा चुप जो है मछली को पकड़ता है, चुप से खड़ा है, देखो इधर छवि में खड़ा है, जब मछली को देखते हैं वो चुप से डुबकी लगा देता है पानी में। उधर नीला बोलती है बोझ पीली दबा, उसको चोंच तो दबा कर एक मछली को ले आकर उड़ कर जल्दी ऊपर से आ जाते, देखो छवि में इधर बैठा है, तो चुप से तो वो डुबकी लगा कर छोटा जाकर मछली को लाकर डूब लगा कर मछली को लेकर दूर आकाश में जाकर उड़कर चला जाती है। तो दूसरी पंक्ति में क्या है, चित्रकूट की अनंगट चिड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशा में तक फैली है ब्राह्म भूमि पर, इधर उधर रीवा के पेड़ कटदर कुर पर खड़े है। तो कभी बोलते हैं इधर उधर चंद्र गहना के लौटते ही, कभी नज़र खेते उठ पर दूर जाती है स्वरूप में, तो फैली ऊंची नीची पहाड़ियाँ नजर आती है, वो ज़्यादा ऊंची नहीं लेकिन बहुत ऊंची है। कभी कहते हैं कि दिशा तक फैल हुई है कभी के पहाड़िया का पर, रिबा नामक काटकर भूखे कर लबा कोई हरियाली नहीं है उस पर। तो दूसरी तो पर कहते हैं क्या दूसरी पंक्ति में, पर फैलाए सरसों के सक जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन सुन लो चुप चुप। तो अभी हमारी पंक्ति हो गई, तो छत्र पेन के चंचल बुन की हरगता वनस्पति उद्दी चिरता। तो कभी केदारनाथ अग्रवाल ने बोलते हैं चंद्र गहना के लौटते, भावार्थ चंद्र गहना के लौटते कविता अंतिम पंक्तियों में कहते वनस्थली में गुजरती तोते सारे से सरसों के मधुर आवाज़ के वर्णन किए हैं, कभी बीच बीच में तोते के टेंट टेंट की आवाज़ सुनते हैं और धूम मधुर की सुनकर वो मन आनंद हो जाती है, वो बोलते हैं ध्वनि सुनाई देती है कभी घटती है। तो यहाँ सरसों के जोड़े पसी प्रेम का संगीत जिसे सुनकर कवि की कल्पना करते हैं। तो सारा संग उड़कर और खेते में बीच चल जाता है, फिर चुप कर सरसों से प्रेमी कवि द्वारा कोई तकलीफ न हो से। तो कवि ने जो ये कविता चांद रहना के लौटते सी अपनी चांद के गांव जब जा गए थे, उनके घर शहर में पर गाँव से आए हैं, तो अभी उन खेतों में जो बैठे हैं उधर उनकी उसी के ऊपर बैठकर खेतों का जो सौंदर्य है, उन खतों का जो सौंदर्य विवरण है उन्होंने इसको कितना प्रेम से वर्णित किया है बहुत अच्छे से। तो बोलते हैं जे देख कर वो प्रकृति का चित्रण जैसे वो वर्णित किए हैं, जैसे है देखो ये वो बोलते हैं ना वो कविता में डुबकी लगा जाते हैं फुकली जाकर मछली आते है कैसे दूर आकाश उड़ जाती है। तो खेतों में कैसे वर वधू का वर कन्या का वर्णित किए है, तो उनकी कविता का बहुत प्राकृतिक चित्र सौंदर्य है। तो इसका पाठन हो गई अभी चंद्र गहना लौटती वीर की। अभी चंद्र गहना लौटती वीर की हम लोग इसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। जो क्या है चंद्र गहना से लौटती वीर की प्रश्नोत्तर क्या है, सबसे पहले इस पहला प्रश्न क्या है, इस कविता के मुख्य भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो पहला प्रश्न का आंसर क्या है, बोलते हैं उपयुक्त कवि नगरीय संस्कृति विभक्त की है, उनके अनुसार नगर के लोग व्यापार के महत्व देते हैं,
वो प्रेम और सौंदर्य से बहुत दूर है, प्रकृति की भी दूर से कवि इसे नगर की संस्कृति दुर्भाग्य करते हैं। तो इस कविता में मुख्य भाव के अपने तो बोलते हैं सरसों का चयन कहकर कहने का चाहना होगा। सरसों का चयन कहना क्या है, उस पर आप फूलों के कारण उसका रूप सौंदर्य निखरा को बोलते हैं। और तो अलसी मनोभाव बनाना क्या है, उसने अपने शीश पर नीले फूल धारण करके मानो सबको प्रेम को निमंत्रण करता है, मुझे भी उसे अपना दिल दे दिए। अलसी के अटली बोलते हैं दे अलसी के अटली विशेषण पर क्या है, वो चने की कट कर उठ लगाई, हवा लहराई झुककर जमीन को छू जाती है पर तुरंत खड़ी हो जाती है। हवा जब होता है देखते हो ना, खेती नीचे हो जाती है फिर झुककर ऊपर चलाती है, उसी को बोलते हैं। चांदी का बड़ा सा गोल कबा की कल्पना करते हैं, बराबर में सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, लगता है कि पानी नीचे चांदी जैसे पूरा चमक रूप चनाता खाना करते हैं। कभी आधार पर चने सौंदर्य अपने क्या है, उस पर फूल देखकर लगता है कि उसने गुलाबी पगड़ी बांध दी, विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम तैयार दिखाई देता है। और वो कवि प्रकृति के मन को कहते हैं, यहाँ धरा ठेकना है बादम उठे शीश पर। कविता में तो इस कविता में मुख्य भाव को अपने शब्दों में उन्होंने प्रकाश किए। तो पंक्तियों के कवि की किसका मनोभाव इस कविता का चुप चुकी है। तो कवि कहते हैं कि बिठे ठिठना के, तो इस कविता का मुख्य भाव का शब्द में क्या है, गेहूं पर तरकाई आ गई थी, मटर बोली भावर मटराती थी, झाड़ बढ़ गई है, आलू गाजर मूल सरकारी आ गई है, अलसी फूल आ गए और मैथिली खूब अपनी ओठों पर हिल रहा है। तो इस पंक्तियों में कवि किस किस मनकरण करते हैं, सरसों, हिरनपुरी, गेहूँ, मटरकली, चना आदि मानवीय को क्या करते हैं। तो इस कविता को पढ़कर अपनी किस मौसम का कारण बोलते हैं, फाल्गुन का मौसम जो बोलते हैं, बसंत ऋतु का स्मरण, क्योंकि फसलों की ऋतु होती है इसलिए बसंत ऋतु को करते हैं इसे। तो इस कविता में मुख्य बाबा अपने शब्द में, तो दूसरी क्या है इसमें जो बोलते हैं, कौन सा कहता है इधर लिख देती हूँ मैं थोड़ी सी, सरसों और क्या गेहूँ और चना, और ये कौन सा बसंत का रीत, और क्या मधुबर औरत की आंखों में क्या उतर, सुध-बुध खो, वो अपनी सुध-बुध खोट बैठती है, बोलते क्या है, बैठे हैं करीब वर्षों तक चिट्टा तुतले होते हैं। तो चार पढ़ते हैं, मधु और तुतली और फ्लू क्या है, सुध-बुध बैठे क्यों पढ़ते हैं, तितली मैथिली सुगंध मोहित होकर पर सुध-बुध हो बैठते हैं, तितली मितली बैठी थी तो छात करके अपनी सुध-बुध बैठते हैं। तो अन्य प्रकार के बोलते हैं, कभी कहाँ लौटा खेत की बढ़ाते हैं, आसपास पहले प्राकृतिक सौंदर्य का जीव का निखार कर प्रकृति स्वतंत्रता का उनके सौंदर्य को अच्छी तरह कविता से लिखे हैं। कभी ऐसा क्यों लगता है विवाह जाने के लिए तैयार खड़ा है, तो क्योंकि वो गुलाबी फूल उस पर था, चना पेड़ पर फूलों को देखकर पति उनके गुलाबी के फूलों को देखकर लगता था जिसे सर पे पगड़ी बनकर हुई है। चंद्र गहना लौटते कविता में उद्देश्य, तो उन्हें विवाह के प्राप्त चुकी, उसने विवाह करने के लिए हाथों में हल्दी लगाकर पीले करके लिए देते। पत्थर कहाँ पड़े हुए थे, तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पे थे, पता नहीं कब पानी रहे थे, फिर उनकी प्यास नहीं बुझ रहा था, आज तक पत्थर उसमें पड़ते हैं। तो हमारी आज चंद्र गहना से लौटते बेर की जो कवि गंगाधर अकबर जी ने बहुत अच्छी तरह अपनी सौंदर्य का प्रकृति का सौंदर्य इधर लिखित किए हैं बहुत अच्छी तरह। इसके पाठन प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो हम आज के लिए बस जो 9 कक्षा का 14 काव्य खंड पाठ संपन्न हुई। दूसरे काव्य पाठ में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।